नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी प्रश्नों को लगाते हैं तो ये निश्चित तौर पर आपकी प्रिपरेशन को और अधिक मजबूत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहा जाता है? जैसे कि आपको पता है, पृथ्वी की परतों को 3 भागों में बांटा गया है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो इस प्रश्न के अनुसार पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। इसका आंसर नीचे है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी की परतों का अध्ययन किस विधि से किया जाता है? पृथ्वी की परतों के अध्ययन के लिए 2 प्रकार के अध्ययनों को मान्यता प्राप्त है, जिसमें एक प्रत्यक्ष और एक अप्रत्यक्ष। जो प्रत्यक्ष हैं उसमें अलग प्रकार से किया जाता है और अप्रत्यक्ष है उसमें अलग अलग विधियों के माध्यम से अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्न के अनुसार खगोल भूकंपीय तरंगों से, खगोल विज्ञान से, जल विज्ञान से या भूचंबकत्व से। तो इसमें जो अप्रत्यक्ष तौर पे जो जिस विधि से प्रयोग किया जाता है उसमें भूकंपीय तरंगों से। तो इस प्रश्न का आंसर होगा भूकंपीय तरंगों से। अगला प्रश्न, पृथ्वी की क्रस्ट की मोटाई क्या है? पृथ्वी की क्रस्ट की मोटाई क्या है? तो पृथ्वी के क्रस्ट को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक ओशनिक क्रस्ट और एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होती है उसको 30 से 50 किलोमीटर तक के नापा जाता है, और जो ओशनिक प्लेट होती है उसको 5 से 15 किलोमीटर के लिए में नापा जाता है। तो पृथ्वी की क्रस्ट की औसत मोटाई कितनी हो जाएगी? 30 से 70 होता है, लेकिन प्रश्न के अनुसार 30 से 40 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी के मेंटल का मुख्य घटक क्या है? पृथ्वी के मेंटल का, जिस प्रकार से जैसे पता है सियाल, सीमा और निफे। सियाल यहाँ की क्रस्ट वाला, और सीमा जो मेंटल का हिस्सा होता है उसमें सिलिका और मैग्नीशियम। इसका आंसर सिलिकेट। कौन सी परत तरल अवस्था में होती है? आंतरिक कोर, बाहरी कोर, क्रस्ट और ऊपरी मेंटल। तो इसमें आंसर होगा बाहरी कोर, यानी कि कोर की 2 भागों में विभाजित किया जाता है। आंतरिक कोर अधिक हार्ड होता है और बाहरी कोर तरल अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है, भूकंपीय तरंगें किस माध्यम से गुजर सकती हैं? केवल ठोस, केवल तरल, ठोस और तरल दोनों, और गैस। तो भूकंपीय तरंगें ठोस और तरल दोनों माध्यम से गुजर सकती हैं। पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे गर्म हिस्सा वह होता है जिसमें मैग्नेट और प्रक्रिया ज़्यादा होती है, वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है, जिसमें आंसर होगा आंतरिक कोर। मोहो विवर्तनिक सीमांत, यहाँ की मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी किसके बीच में स्थित होती है? मोहो डिस्कॉन्टिन्यूटी क्रस्ट और मेंटल के बीच में होती है। पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य से आने वाली ऊष्मा, रेडियोधर्मी विघटन, ज्वालामुखीय गतिविधि और भूचुंबकीय क्षेत्र। जैसे अभी पिछले वाले प्रश्न में बताया कि किस वजह से जो है नीचे अधिक ऊष्मा उत्पन्न होती है, या कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा गर्म होता है, तो किस स्रोत की वजह से होता है? तो रेडियोधर्मी विघटन की वजह से पृथ्वी की आंतरिक ऊष्मा अधिक निकलती है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। 10वां प्रश्न है, पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से किससे बनी है? पृथ्वी की कोर मुख्य रूप से किससे बनी है? कोर को हम निफे से विभाजित करते हैं, निकेल और फेरस से। तो इसमें निकेल और लोहा, फेरस मतलब लोहा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये 11 नंबर होगा, इसका अरेंजमेंट कुछ गलत हो गया है। तो पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? तो ये प्रश्न हम देख चुके हैं पहले। पृथ्वी के सबसे ऊपरी भाग को क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहते हैं?
पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच में, देखिए अभी पीछे वाले प्रश्न में भी यही आया था, लेकिन वहाँ पे मोह विवर्तनिक सीमांत पूछ लिया था, लेकिन यहाँ पर पूछा है पृथ्वी की क्रस्ट और मेंटल के बीच की सीमा को क्या कहता है, क्या कहते हैं। तो इसका आंसर मोह विवर्तनिक सीमांत होगा। और गुटेनबर्ग जो है मेंटल और कोर के बीच में गुटेनबर्ग होता है। और ये लिथोस्फीयर और बायोस्फीयर ये अलग, इसमें ये असंबद्धता नहीं है, ये पार्ट हैं लेयर्स के। पृथ्वी के कोर का मुख्य घटक क्या है, ये प्रश्न भी अभी हम देख चुके हैं। पृथ्वी के कोर का मुख्य घटक लोहा और निकेल है। कन्वेक्शन सेल किस परत में पाई जाती है, देख कन्वेक्शनल सेल किस परत में पाई जाती है। पहला है क्रस्ट, दूसरा है मेंटल, तीसरा है बाहरी कोर और चौथा है आंतरिक कोर। देखिए कन्वेंशनल करंट जो है वो मेंटल में पाई जाती है, जिसकी वजह से ही सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक जैसी संकल्पना का निर्माण हुआ। इसका आंसर बी है। पृथ्वी की आंतरिक कोर का तापमान कितना होता है, पृथ्वी की आंतरिक कोर का तापमान कितना होता है। 3000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड या 7000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो पृथ्वी की आंतरिक कोर का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पृथ्वी का सबसे घना हिस्सा कौन सा है, सबसे घना मतलब सबसे डेंस हिस्सा कौन सा है, सबसे जिसका घनत्व सबसे ज़्यादा किसका होगा। तो क्रस्ट का सबसे ज़्यादा होगा, मेंटल का सबसे ज़्यादा होगा, बाहरी कोर का सबसे ज़्यादा होगा या आंतरिक कोर का सबसे ज़्यादा होगा। देखिए पृथ्वी का सबसे भारी और सबसे ठोस हिस्सा जो होता है वो आंतरिक कोर होता है, जिसमें लोहे की मात्रा और लोहे के सिलिकेट की मात्रा अधिक मिलती है, जिस वजह से वहाँ पर उसका हिस्सा अधिक भारी होता है। बाहरी कोर की अवस्था क्या है, देखिए बाहरी कोर की अवस्था क्या है, ठोस है, तरल है या गैसीय है या आंशिक ठोस और तरल है। देख कोर को दो हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि अभी बताया, एक ऊपरी कोर और आंतरिक कोर, यानी कि अपर कोर और लोअर कोर। तो जो लोअर कोर है वो तो पूरी तरीके से ठोस है, लेकिन जो ऊपरी कोर है वो किस प्रकार का है, वो तरल अवस्था में है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के मेंटल के मुख्य घटक क्या हैं। जिस प्रकार से अभी बताया स्याल, सीमा, निफे और तो जो मेंटल है वो किससे बना है, सीमा से, सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। तो इसमें आप ऑप्शन के अनुसार से सिलिकेट के खनिज हो जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन और सिलिकॉन, ऑक्सीजन तो है नहीं, लोहा और निकेल ये पृथ्वी की आंतरिक कोर में हो जाएगा। सिलिकेट के खनिज मिलेंगे वो कहाँ है, मैग्नीशियम जो मेंटल परत में, कैल्शियम और पोटेशियम ये नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें लिखा है भूकंपी के तरंगों के अनुसार पृथ्वी का बाहरी कोर क्या है। पृथ्वी का बाहरी कोर क्या है, जैसे अभी बताया पृथ्वी का बाहरी कोर तरल अवस्था में। ये प्रश्न बहुत सारी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, इसलिए यहाँ पर भी जो है इस प्रश्न की पुनरावृत्ति हो रही है। तो इसका बाहरी कोर क्या है, तरल अवस्था में है। अगला देखते हैं, पृथ्वी की लिथोस्फीयर और एस्थनोस्फीयर की बीच की सीमा को क्या कहते हैं। देखिए पृथ्वी के अंदर जो लेयर हैं, स्याल है, क्रस्ट, मेंटल और कोर, जिसको रासायनिक नाम से रासायनिक विभाजन किया गया है, इसी प्रकार से अलग प्रकार से भी इन परतों को बांटा गया है, जिसमें लिथोस्फीयर, एस्थनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, बैरोस्फीयर और पायरोस्फीयर इस प्रकार से भी इनको विभाजित किया गया है। तो पृथ्वी की लिथोस्फीयर यानी कि ऊपर की क्रस्ट, ऊपर वाली लेयर, और एस्थनोस्फीयर यानी कि नीचे वाली लेयर, और इनके बीच में जो पूछा है डिस्कंटिन्यूटी यानी कि असंबद्धता को पूछा गया है। तो क्रस्ट, लिथोस्फीयर यानी कि क्रस्ट और एस्थनोस्फीयर मतलब मेंटल, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्कंटिन्यूटी होगी वो कौन सी हो जाएगी, मोह विवर्तनिक सीमा हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिथोस्फेरिक सीमा नहीं, अच्छा सीमा को पूछा है तो इसमें लिथोएस्थेनोस्फेरिक सीमा होगा। अगर इनके बीच में अगर डिस्कंटिन्यूटी पूछा जाए तो इसमें हो जाएगी मोह विवर्तनिक सीमा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी के आंतरिक कोर में प्रमुख रूप से पाया जाता है। अभी जैसे बताया कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी के आंतरिक कोर में क्या है, तो सबसे ज़्यादा पृथ्वी के आंतरिक कोर में लोहा है, लोहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के
मेंटल में कौन सी सामग्री सबसे अधिक पाई जाती है? सिलिकेट के खनिज, धातु, जल और गैस हैं। तो जैसे अभी पिछले प्रश्न में भी यही आया था कि पृथ्वी के मेंटल में क्या सबसे अधिक मात्रा में है? तो सिलिकेट के खनिज हैं। पृथ्वी की क्रस्ट में किस प्रकार के पत्थर अधिक होते हैं? देखिए ये अलग प्रकार का प्रश्न है। इसमें पहला है बेसाल्ट और ग्रेनाइट, दूसरा है चूना पत्थर और बोरान, तीसरा है सैंडस्टोन और शैल, चौथा है डोलोमाइट और ग्रेनाइट। देखिए क्रस्ट जो है दो चट्टानों से मिलकर, वैसे क्रस्ट के अंदर तीनों प्रकार की चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टान भी है, अपसादी चट्टान भी है और रूपांतर चट्टानें भी हैं। लेकिन जो क्रस्ट में अधिकतर जो अधिक पत्थर मिलते हैं वो बेसाल्ट और ग्रेनाइट के मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के बाहरी कोर में कौन सी भूकंपीय तरंगें नहीं गुजर सकती हैं? देखिए बाहरी कोर यानी कि बाहरी कोर तरल अवस्था में है, और तरल अवस्था में कौन सी तरंग जो है नहीं गुजरती है? पी वाली जो तरंग है वो सभी माध्यमों से गुजर सकती है। पी ठोस माध्यम से भी गुजर सकती है, तरल माध्यम से भी गुजर सकती है, और जो एस तरंग है वो केवल और केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती है। जबकि पृथ्वी का बाहरी कोर कैसा है? वो तरल अवस्था में, तो इसलिए यहाँ से एस तरंग जो है वो गुजर नहीं सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के कोर में रासायनिक रूप में कौन सा तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? पृथ्वी के कोर में रासायनिक रूप से मतलब उसमें किस प्रकार से, जैसे सियाल है, सीमा है, निफे है, इसमें से सबसे ज़्यादा कौन सा जो तत्व है अधिक मात्रा में मिलेगा? तो पहला ऑप्शन आयरन, दूसरा सिलिकॉन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा सोडियम। तो इसमें पहला हो जाएगा आयरन। आयरन जो है पृथ्वी के कोर में अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी सबसे पहले किसने प्राप्त की थी? अल्फ्रेड वेगनर, डब्ल्यू.बी. प्रेड, भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक, और एरिक न्यूटन। देखिए अल्फ्रेड वेगनर ने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में नहीं बताया था। वेगनर ने जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को दिया था। डब्ल्यू.बी. प्रेड ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी से संबंधित हैं। उन्होंने एक व्यवहारिक संकल्प अपना दिया था, व्यवहारिक जो न्यूनतम लागत सिद्धांत है उसके ऊपर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया था। तीसरा भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में कौन बताएंगे सबसे ज़्यादा? जो भूकंपीय तरंगों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक हैं। तो एरिक न्यूटन, वो जो उन्होंने इसके बारे में नहीं बताया। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। चौथा होगा, इस चौथा है गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी किसकी सीमा को दर्शाती है? जैसे अभी कुछ प्रश्न पहले भी यही प्रश्न बताया था कि गुटेनबर्ग डिस्कंटिन्यूटी यानी कि गुटेनबर्ग असंबद्धता है वो किन के बीच में है? तो पहला है मेंटल और क्रस्ट, मेंटल और बाहरी कोर और आंतरिक कोर, एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर। तो मेंटल और क्रस्ट के बीच में अभी पहले बताया था कि मेंटल और क्रस्ट के बीच में मोहो असंबद्धता है। मेंटल और बाहरी कोर के बीच में गुटेनबर्ग असंबद्धता मिलेगी। इसका आंसर क्या होगा? बी, मेंटल और बाहरी कोर और आंतरिक कोर के बीच में लेहमैन असंबद्धता मिलती है। एस्थेनोस्फीयर और लिथोस्फीयर यानी कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में फिर कौन सी हो जाएगी? जैसे पहले वाले में है ऐसे ही लास्ट वाले में है, तो इनके बीच में मोहो असंबद्धता होगी। तो इसका आंसर क्या होगा? मेंटल और बाहरी कोर। भूकंप की तरंगों के अनुसार आंतरिक कोर की अवस्था क्या है? ये कई बार प्रश्न आ चुका है, यानी कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। बहुत सारी परीक्षाओं में अलग अलग रूप से इसको पूछा जाता है। तो भूकंपीय तरंगों के अनुसार आंतरिक कोर की अवस्था क्या है? तो तरल, ठोस, गैसीय और आंशिक ठोस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, तरल। यानी कि भूकंपीय तरंगों के अनुसार बाहरी कोर है, बाहरी कोर तरल होता है और आंतरिक कोर ठोस होता है। तो इसका आंसर ठोस हो जाएगा। कौन सा तत्व पृथ्वी के आंतरिक कोर में उच्चतम मात्रा में पाया जाता है? तो पहला है सिलिकॉन, दूसरा है लोहा, तीसरा है ऑक्सीजन और चौथा है मैग्नीशियम। पृथ्वी के आंतरिक कोर में अधिकतम लोहा प्राप्त होता है। इसका आंसर बी हो जाएगा। लिथोस्फीयर शब्द का क्या अर्थ है? लिथोस्फीयर एक ठोस परत, एक तरल पदार्थ, एक
एक गैसीय परत और एक जलवायु परत। तो लिथोस्फीयर, लिथोस मतलब एक मिट्टी का भारी टुकड़ा, तो जिसका क्या हो जाएगा, एक ठोस परत। इसका आंसर ए, एक ठोस परत। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में एस्थनोस्फीयर क्या है? देखिए लिथोस्फीयर जो है वो कठोर चट्टान जैसा होता है, और एस्थनोस्फीयर कैसा होता है, तरल अवस्था में होता है, जिसको हम मेंटल के रूप में जानते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, तरल पदार्थ परत, सॉरी अर्ध ठोस परत, क्योंकि मेंटल जो है ऊपरी मेंटल वाला अर्ध तरल अवस्था में होता है और निचला मेंटल होता है वो ठोस अवस्था में होता है। इस वजह से इसका आंसर हो जाएगा अर्ध ठोस परत। मेंटल में पाई जाने वाली उच्चतम सीमा कितनी होती है? 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 4000 डिग्री सेंटीग्रेड, 5000 डिग्री सेंटीग्रेड या 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए 6000 डिग्री सेंटीग्रेड अभी पिछले प्रश्नों में भी देखा था, तो वो पृथ्वी के आंतरिक कोर में होता है इतनी उच्चतम सीमा, लेकिन मेंटल की जो उच्चतम सीमा है वो 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। सिस्मोग्राफ का उपयोग किसके लिए किया जाता है? सिस्मोग्राफ का उपयोग हम भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं, भूमि का विश्लेषण करने के लिए करते हैं, जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करने के लिए करते हैं, या ज्वालामुखियों का पता लगाने के लिए करते हैं। तो हम सिस्मोग्राफ का उपयोग भूकंपीय तरंगों का रिकॉर्ड करने के लिए करते हैं। पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? मरीन डेंजर, चैलेंजर द्वीप, माउंट एवरेस्ट और डेनिस रिवर। देखिए पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु अभी तक जो फिलीपींस है, फिलीपींस के पास में मैरियाना ट्रेंच है, वो सबसे अधिक गहरा द्वीप, गहरा बिंदु है। और तो इस चैलेंजर द्वीप, मरीन डेंजर, माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंचा है 8848 इसकी मीटर ऊंचा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेरीन वो चैलेंजर द्वीप। पृथ्वी का सबसे हल्का हिस्सा कौन सा है? पृथ्वी का सबसे हल्का क्रस्ट होगा, मेंटल होगा, बाहरी कोर होगा या आंतरिक कोर होगा? आंतरिक कोर तो सबसे ज़्यादा भारी हो सकता है, और क्रस्ट जो है उसकी घनत्वता मेंटल के घनत्व से कम होती है। मेंटल का घनत्व बाहरी कोर या आंतरिक कोर से कम होता है, और सबसे अधिक भारी कौन सा हो जाएगा, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। तो इस क्रम के अनुसार इसमें सबसे हल्का जो परत होगी वो कौन सी होगी, क्रस्ट। क्रस्ट में पाई जाने वाली चट्टानों का कौन सा प्रकार अधिकतर होता है? क्रस्ट में किस प्रकार की चट्टानों में मिलती हैं? देखिए चट्टानें उसमें सभी प्रकार की मिलती हैं, आग्नेय चट्टानें भी मिलती हैं, अपसादी चट्टानें भी मिलती हैं, मेटामॉर्फिक यानी कि रूपांतरित या कायांतरित चट्टानें भी मिलती हैं। तो अगर सबसे अधिक चट्टानें हैं तो वो उसमें कौन सी चट्टानें हैं, तो वो आग्नेय चट्टानें हैं। इसमें क्रस्ट में सबसे अधिक चट्टानें जो मिलती हैं वो आग्नेय चट्टानों की मात्रा है। अगले प्रश्न को देखते हैं, पृथ्वी के क्रस्ट में क्या प्रमुख तत्व होते हैं? पृथ्वी के क्रस्ट में क्या प्रमुख तत्व होते हैं? जैसे अभी बताया था, सियाल होता है, सीमा मेंटल में होता है, और निफे जो है कोर में होता है। तो इसमें सियाल, सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। तो इसमें सिलिकॉन और ऑक्सीजन दिया है, लेकिन यहाँ पे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम होना चाहिए। पानी और कार्बन नहीं होगा, कैल्शियम और सोडियम नहीं होगा, लोहे और निकल नहीं होगा। तो इसका आंसर इस ऑप्शन के अनुसार बी होगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की जगह मैग्नीशियम होगा, एल्यूमिनियम होगा। पृथ्वी के मेंटल में कितने प्रतिशत सिलिकेट होते हैं? पृथ्वी के मेंटल में कितने प्रतिशत सिलिकेट होते हैं? वो 70% होते हैं, 80% होते हैं, 90% होते हैं या 95% होते हैं। तो पृथ्वी के मेंटल में 90% सिलिकेट होते हैं। पृथ्वी के आंतरिक कोर के तापमान का मुख्य स्रोत क्या है? अब जो पिछले भी ये प्रश्न आ चुका है, पृथ्वी के आंतरिक कोर के तापमान का मुख्य स्रोत सौर ऊर्जा होगा, रेडियोधर्मी विघटन होगा, जलवायु परिवर्तन होगा या ज्वालामुखी क्रियाएं होंगी। तो पृथ्वी के आंतरिक कोर में जो तापमान का मुख्य स्रोत होगा वो रेडियोधर्मी विघटन होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में पी तरंगों और एस तरंगों के महत्व को कौन से वैज्ञानिक ने समझा? तो हैरी हेस ने, फ्रेडरिक रॉबर्ट ने, हेडली और जे क्यूपर ने और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। हैरी हेस ने जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि सागर तलह प्रसरण के बारे में बताया है। फ्रेडरिक रॉबर्ट, हेडली और जे क्यूपर और बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो इसका आंसर जो है
सी होगा, हेडली और जे क्यूपर। इन्होंने पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन में पी तरंगों और एस तरंगों के महत्व को वैज्ञानिक तौर से समझाया। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के बाहरी कोर में कौन सी भूकंपीय तरंगें नहीं गुजर सकती। अभी बताया कि पृथ्वी के में जो तीन तरंगे हैं भूकंपी तरंगे, एस तरंगे, पी तरंगे और एल तरंगे। जो कि एस तरंगें जो हैं वो केवल और केवल ठोस माध्यम से गुजर सकती हैं, पी तरंगे ठोस और तरल माध्यम से गुजर सकती हैं। तो पृथ्वी का बाहरी कोर किस प्रकार का है, बाहरी कोर जो है वो तरल अवस्था में है, इसलिए वहां से कौन सी तरंग नहीं गुजरेगी, तो वहां से एस तरंग जो है नहीं गुजर सकती। क्यों नहीं गुजर सकती, क्योंकि एस तरंग जो है केवल ठोस अवस्था से ही पास होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अगला है, पृथ्वी के आंतरिक कोर का मुख्य घटक है। ये पृथ्वी के आंतरिक कोर का मुख्य घटक लोहा होगा, निकेल होगा, सिलिकॉन होगा या ऑक्सीजन होगा। तो पृथ्वी के आंतरिक कोर का घटक लोहा होगा। पृथ्वी के आंतरिक कोर की बाहरी परत किससे बनी है। देखिए इसमें पूछा है पृथ्वी के आंतरिक कोर की बाहरी परत किससे बनी है। पहला है लोहे और निकेल से, सिलिकेट के खनिज से, कार्बन से या कैल्शियम से। देखिए सिलिकेट के खनिज से जो परत बनी है वो मेंटल है, और लोहे और निकेल से जो परत बनी है निफे जो किससे बनी है, आंतरिक कोर लोहे और निकेल के मिलन से ये आंतरिक कोर या बाहरी कोर की जो परत है वो मिलकर बनी है। तो इसका आंसर ए होगा। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में मैग्मा किस परत से संबंधित है। मैग्मा किस परत से संबंधित है, क्रस्ट से संबंधित है, मेंटल से संबंधित है, बाहरी कोर से संबंधित है या आंतरिक कोर से संबंधित है। देखिए पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा का निर्माण है वो मेंटल में है, वहीं पर संवहनी तरंग धारा का भी निर्माण होता है, जिस वजह से जो परतें हैं पृथ्वी के ऊपर जो क्रस्ट है उनके अंदर विभाजन होता है। इसी वजह से वहाँ टेंशन भी उत्पन्न होता है, और जो समुद्र का है प्रसरण है वो भी होता है, और प्लेट टेक्टोनिक घटनाएं भी इसी संवहन धाराओं की वजह से होता है। तो पृथ्वी के अंदर मैग्मा किस परत से संबंधित है, वो मेंटल से संबंधित है। पृथ्वी के किस क्षेत्र में ध्रुवीय मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न होता है। ध्रुवीय मैग्नेटिक क्षेत्र किससे उत्पन्न होता है। देखिए अभी पिछले प्रश्न में भी एक क्वेश्चन आया था कि किस परत में जो है रेडियो एक्टिविटी क्षेत्र होता है, तो इसमें ध्रुवीय मैग्नेटिक क्षेत्र या रेडियो धर्मिता किस परत से संबंधित है, तो वो कोर यानी कि बाहरी कोर से संबंधित है। पृथ्वी के किस हिस्से में ध्रुवीय मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो पृथ्वी के बाहरी कोर में ध्रुवीय मैग्नेटिक क्षेत्र उत्पन्न होता है। अगला है, भूकंपीय असमानता का सिद्धांत किससे संबंधित है। भूकंपीय असमानता, भूकंपीय तरंगों का मार्ग, पृथ्वी के कोर की सघनता, मेंटल की स्थिरता या क्रस्ट का विस्तार। देखिए इस प्रश्न को बड़ी अलग भाषा में पूछा गया है, हालांकि ये इससे पूछ रहे हैं इसकी हमको पृथ्वी के घनत्व के बारे में कैसे पता चलता है कि कहाँ पर घनत्व ज़्यादा है, कहाँ पर घनत्व कम है। इसको हम किससे पहचानते हैं, जो भूकंपीय तरंगें होती हैं उसके आधार पर हम इसको पहचानते हैं। लेकिन इसमें पूछा क्या है, भूकंपीय असमानता, यानी कि हमसे इसमें सीधे तरंगों के बारे में नहीं पूछा गया है, हमको इसमें यह पूछा है कि पृथ्वी के अंदर जो घनत्व है उसको हम किस प्रकार से पहचानते हैं। तो भूकंपीय असमानता का सिद्धांत किससे संबंधित है, हमें पृथ्वी के कोर की घनता मतलब घनत्व या डेंसिटी से संबंधित है। पृथ्वी के आंतरिक कोर में, इसका आंसर ए नहीं, पृथ्वी के कोर की घनता ही होगा। पृथ्वी के आंतरिक कोर में ठोस होने का कारण क्या है। आंतरिक कोर ठोस क्यों होगा, उच्च तापमान, उच्च दाब, सिलिकेट खनिजों की अधिकता या कम घनत्व। पृथ्वी के आंतरिक कोर किस वजह से सबसे ज़्यादा होगा, तो पृथ्वी के आंतरिक कोर उच्च दबाव की वजह से होगा। देखिए उच्च तापमान तो वहाँ पर उतना होता नहीं है, क्योंकि एक सीमा के बाद जो है तापमान वहाँ घटने लगता है। 32 मीटर की गहराई पर जाने पर तापमान घटने 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटने लगता है। सिलिकेट खनिजों की अधिकता मेंटल में होती है, और उच्च दबाव की वजह से जो है पृथ्वी के आंतरिक कोर में ठोस होने का कारण है। कम घनत्व तो हो ही नहीं सकता है।
मेंटल और क्रस्ट के बीच का क्षेत्र किसे कहा जाता है? मेंटल और क्रस्ट के बीच का क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो मेंटल और क्रस्ट जिनके बीच में क्या पूछा है हमसे? ये पूछा है इसमें डिस्कंटिन्यूटी यानी असंबद्धता। तो मोह विवर्तनिक सीमा, सीमा भी कहते हैं मोह विवर्तनिक, इसमें जो असंबद्धता होती है उसे भी बोला जाता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन में जो क्षेत्र विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है वह क्या कहलाता है? ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से हम अभी जो ऊपर देखे हैं कि हमको पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जानने के लिए किस चीज़ का हमको किस विज्ञान का हमको अध्ययन करना पड़ता है? सेस्मोलॉजी, पादप विज्ञान, जल विज्ञान या स्थल विज्ञान। तो पादप विज्ञान वाले जो बॉटनी वाले पढ़ते हैं इसको, जल विज्ञान हाइड्रोलॉजी वाले पढ़ते हैं, और सेस्मोलॉजी यानी कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण विज्ञान होती है। अगले प्रश्न को देखते हैं, कन्वेक्शन का सिद्धांत किस परत में सबसे ज़्यादा देखा जाता है? देखिए, कन्वेक्शनल करंट अभी बताया पिछले कुछ प्रश्नों में, कन्वेक्शनल करंट जो है किससे चलती हैं? तो क्रस्ट से चलती हैं, मेंटल से चलती हैं, बाहरी कोर से चलती हैं या आंतरिक कोर से चलती हैं? तो इसका आंसर होगा कन्वेक्शनल का सिद्धांत मेंटल से चलती हैं। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में सॉलिडिफाइड लावा कहाँ पाए? सॉलिडिफाइड मतलब आपस में एक घन जो अधिक घनत्व वाला जो लावा होगा वो कहाँ पे मिलेगा पृथ्वी की आंतरिक संरचना में? तो वो लावा सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से में, जहाँ पे पृथ्वी के ऊपर लावा जम जाता है, जैसे कि दक्कन ट्रैप, वो एक सॉलिडिफाइड लावा है। देखिए, पृथ्वी के अंदर जब तक कोई चीज़ रहती है तो वो मैग्मा रहता है, पृथ्वी से बाहर की तरफ आएगा तो वो लावा का रूप ले लेगा और सॉलिडिफाइड यानी कि वो अपने आप में जम जाएगा एक दूसरे से। तो वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलेगा? क्रस्ट पर। पृथ्वी के आंतरिक कोर में होने वाली प्रक्रियाओं के कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न होता है? पृथ्वी के आंतरिक कोर में होने वाली प्रक्रियाओं के कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न होगा? भूमध्य रेखीय बल, भूकंपीय तरंगों की विकृति, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र और धरती के घुमाव की गति का परिवर्तन। कुछ कुछ मात्रा में पृथ्वी के घुमाव की गति भी इससे जो है प्रभावित होती है, लेकिन पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिक प्रभावित होता है, जिसकी वजह से जो है उसकी पृथ्वी के परिभ्रमण काल में भी कुछ ना कुछ गति में डिफरेंस उत्पन्न होता है। भूमध्य रेखीय बल इससे उत्पन्न नहीं होता है। भूकंपीय तरंगों के अंदर विकृति केवल घनत्व की वजह से होती है, ना कि उसके रेडियोधर्मिता की वजह से होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी के आंतरिक कोर में उत्पन्न होने वाली उच्चतम ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? पृथ्वी के आंतरिक कोर में उत्पन्न होने वाली उच्चतम ऊर्जा का मुख्य स्रोत, जैसे अभी पिछले प्रश्नों में भी बताया कि पहला है सौर विकिरण, रेडियोधर्मी विघटन, पृथ्वी की घूर्णन गति या लव तरंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेडियोधर्मी विघटन। पृथ्वी की आंतरिक संरचना में कौन सी परत सापेक्ष रूप से कम घनी है? देखिए, वही पूछ रहे हैं कि कहाँ घनत्व ज़्यादा है, कहाँ घनत्व कम है। तो सबसे ज़्यादा भारी परत कौन सी हो जाएगी? आंतरिक कोर। और सबसे हल्की जो परत है वो कौन सी हो जाएगी? क्रस्ट। पश्चिमी समुद्र में माउंट एवरेस्ट के उत्थान से संबंधित प्रमुख परत क्या है? पश्चिमी समुद्र में यानी कि माउंट एवरेस्ट के उत्थान से संबंधित, ये पूछ रहे हैं कि माउंट एवरेस्ट जो उत्थान हो रहा है वो उससे संबंधित प्रमुख परत कौन सी है? तो इसमें प्रमुख परत, माउंट एवरेस्ट तो पृथ्वी के ऊपरी वाले हिस्से में है, तो ये किससे होगा? क्रस्ट से। पृथ्वी के मेंटल के सुपर हीट होने के कारण किस प्रक्रिया में वृद्धि होती है? देखिए, मेंटल जितना ज़्यादा हमारा सुपर हीट होगा तो कन्वेंशनल करंटें ज़्यादा होंगी, ज़्यादा कन्वेंशनल करंटें होंगी तो उससे क्या होगा? प्लेटों की जो गतियां हैं उसमें अधिक गति होने लगेगी। तो टेक्टोनिक प्लेटों की गति, जलवायु परिवर्तन, आंतरिकीय विस्फोट या चुंबकीय क्षेत्र की ताकत। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र वाला होता है हमारे जो आंतरिक कोर की वजह से होने लगता है, और टेक्टोनिक गतियों में जो होगा वो संवहन तरंगों की वजह से होता है। अगर ये अधिक सुपर हीट होगा यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म होने लगेगा, तो जिसकी वजह से टेक्टोनिक प्लेटों के अंदर अधिक मात्रा में गतियाँ होने लगेंगी, जिससे विस्थापन अधिक होने लगेगा। पृथ्वी के आंतरिक कोर की सतह के तापमान को नियंत्रित करने वाला मुख्य कारण क्या है? बाहरी कोर का तापमान, रेडियोधर्मी विघटन, सौर विकिरण और वातावरण। तो पृथ्वी के आंतरिक कोर की सतह के तापमान को, देखिए आंतरिक कोर का जो तापमान है उसको नियंत्रित कौन करता है? रेडियोधर्मी विघटन ही करता है।
वो तापमान को बढ़ा भी देता है और वो तापमान को घटा भी सकता है। अगर रेडियोधर्मिता जो है, वो रेडियोधर्मी जो पदार्थ हैं या तत्व हैं, अगर उनके अंदर ऊर्जा की मात्रा उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, तो उस वजह से उसमें तापमान घट भी जाता है। अगर उनके अंदर ऊर्जा अधिक मात्रा में हो जाती है तो उनका तापमान अधिक बढ़ भी जाता है। मेंटल की परत में क्या प्रमुख क्रिस्टल संरचना पाई जाती है? मेंटल की परत में जैसे सियाल क्रस्ट में होता है, सीमा जो है मेंटल में होता है, निफे यानी कि कोर में होता है, तो मेंटल में क्या हो जाएगा? सियाल, सिलिकेट, यानी कि जो ऊपर ये ए है, ये सिलिकाट हो गया है, इसका मतलब सिलिकेट है। कैल्साइट होता नहीं, कैल्साइट ऊपर की तरफ एक चट्टान होती है। गार्नेट या ऑक्साइड ये सब नहीं होंगे, तो इसका आंसर क्या होगा? सिलिकट। सिलिकट नहीं होगा, सिलिकेट होगा। कुटिन वर्ग डिस्कंटिन्यूटी पृथ्वी के किस हिस्से के बीच है? ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, ये आपके लिए होगा। बाहरी कोर और आंतरिक कोर, क्रस्ट और मेंटल, मेंटल और बाहरी कोर, क्रस्ट और लिथोस्फीयर। पृथ्वी के आंतरिक कोर का तापमान अनुमान किस वैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है? पृथ्वी के आंतरिक कोर का, देखिए पृथ्वी के आंतरिक कोर से संबंधित वही बार बार एक दो प्रश्न को अलग अलग भाषाओं में पूछते हैं। तो रेडियोधर्मी विघटन सिद्धांत के आधार पर ही पृथ्वी का आंतरिक कोर जो है उसका तापमान जो है अधिक मात्रा में होता है। तो आज हमारे प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। और इसमें अगर कुछ प्रश्नों के आंसर जो अगर वही बार प्रश्न भी पूछे गए हैं, तो हालांकि आंसर उनका एक ही है, लेकिन उनकी प्रकृति पूछने की वो अलग अलग है। कोशिश करेंगे अगली बार जब प्रश्न और आएंगे तो उसमें नए प्रकार के प्रश्न और आएंगे। और तब तक आप इसको लगाइए और अपने जो तैयारी कर रहे हैं उसको और अच्छे से करते रहिए। चलिए ठीक, धन्यवाद।